Good evening, students. So, today we are going to continue our last topic, which we were discussing yesterday, that is interconversion of states of matter. So, first of all, we will now discuss two definitions, which we have discussed earlier in first lecture too. So, it is latent heat or the hidden heat. तो सबसे पहले कि ये latent heat क्या होती है? The energy required to change वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। तो जब जैसे अभी हमने कल पढ़ा था कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है, जैसे सॉलिड लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड जो है वो गैसेस में हो रहा है, ठीक है। तो जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज होती है तो जो उसको एनर्जी चाहिए होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर, एक स्टेट जो मैटर की है उसको दूसरी स्टेट में जब कन्वर्ट करना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो जो वर्ड लेटेंट है ये इसका मतलब होता है हिडन, बिकॉज दिस एनर्जी इज हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द कंटेनिंग वेसल। अब ये जो एनर्जी होती है दिस इज हिडन, जो हम बॉईल कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल हमने लिक्विड को कन्वर्ट करना है इनटू वेपर, तो हम हीट कर रहे हैं। तो ये जो लेटेंट हीट है दिस इज हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ कंटेनिंग वेसल, जिस वेसल में है उसके कंटेंट में ये हिडन है। अब ये दो तरह की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब सबसे पहले हमारे पास आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन का जैसे प्रोसेस है, हमें पता है फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो अब मेल्टिंग कब होती है? जब सॉलिड हो कोई स्टेट, सॉलिड से जब उसने लिक्विड में जाना है तो वो मेल्ट होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फिर इसको हम फ्यूजन कहते हैं। सो अब कितनी हमें हीट चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure without any change in temperature at its melting point. So this is very important definition, both of these are. So इसमें क्या है कि कितनी हमें हीट एनर्जी चाहिए 1 किलोग्राम जो सॉलिड है उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिना उसके टेम्परेचर में चेंज आए, उसे हम बोलते हैं उसके। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखना कि जब फ्यूजन में हम बात करेंगे तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो जितनी भी एनर्जी चाहिए ये चाहिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे ही, फिर ही तो वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है ना। कि कितनी हमें एनर्जी चाहिए कि हमने 1 किलोग्राम जो सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहे, ना ही हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कि जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया तो उसके बाद कोई टेम्परेचर भी नहीं चेंज हो रहा, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो जो लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, अब जैसे आइस है, आइस को जब वो वाटर में कन्वर्ट, मान लो हमारे पास आइस क्यूब है, तो जब इसने वाटर में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए हमें कितनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए? 3.34 इंटू 10⁵ जाउल। अब जाउल जो होते हैं दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इतनी हीट एनर्जी चाहिए पर केजी, 1 किलोग्राम को सॉलिड से, 1 किलोग्राम अगर हमारे पास आइस है तो उसको वाटर मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इतने जाउल एनर्जी चाहिए। So therefore ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at the same temperature. अब कहते हैं क्योंकि उसको तो इतनी, ये जो हिडन एनर्जी की वजह से जो हमारे पास आइस होती है सेम टेम्परेचर पे मीन्स 273 केल्विन पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन कूलिंग देन वाटर। वाटर चाहे सेम टेम्परेचर पे हो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता इन कूलिंग, बट जो आइस है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सो देन वी हैव द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? सो द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जाउल required to convert 1 kilogram of the liquid at its boiling point to vapor or the gas without any change in temperature। तो ध्यान से देखें यहाँ पे कितनी हमें हीट चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए हीट की, किसमें? जाउल्स में। जाउल्स इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जाउल्स में कितनी हीट एनर्जी चाहिए कि हमने 1 kg हमारे पास लिक्विड है उसको कन्वर्ट करना है गैशियस फॉर्म में, वेपर या जिसको हम वेपर्स भी कहते हैं या गैस भी कहते हैं, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? जैसे वाटर है तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे
बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम लिक्विड टू गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद कोई फर्दर टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा। इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की है वो है 22.5 इंटू 10⁵ जाउल्स। अब इतनी हमें जाउल्स एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए 1 किलोग्राम जो लिक्विड है उसको गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। देयरफॉर अब देखो, जो स्टीम है वो ज़्यादा बर्न प्रोड्यूस करेगी देन बॉइलिंग वाटर। क्यों? क्योंकि जो स्टीम के पार्टिकल्स हैं, अब उसको कितनी एनर्जी हमने प्रोवाइड करी थी उसको स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए। दैट मीन्स कि स्टीम की जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो इस कारण ये जो है ज़्यादा बर्न्स प्रोड्यूस करते हैं रेदर देन बॉइलिंग वाटर। So then the next interconversion of the state is सॉलिड टू गैस एंड वाइस वर्सा। अब सॉलिड से गैस स्टेट कैसे आती है या गैशियस स्टेट से सॉलिड स्टेट कैसे आती है? दोनों केसेस में चाहे वो सॉलिड टू गैस जा रहा है, चाहे वो गैस टू सॉलिड आ रहा है, दोनों केसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सब्लिमेशन, दिस इज ऑल्सो सब्लिमेशन। अब यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस ड्यू टू विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू द गैशियस स्टेट ऑन हीटिंग विदाउट चेंजिंग फर्स्ट इनटू लिक्विड स्टेट एंड द गैशियस स्टेट सो डायरेक्टली चेंजेस इनटू द सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज नॉन एज सब्लिमेशन। तो इस पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखने के लिए कि ये जो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैशियस स्टेट में, मीन्स इसमें पहले ऐसे नहीं है कि लिक्विड आएगा। अब जैसे हमारे पास आइस ही हो फॉर एग्जांपल, हम आइस को जब क्या करते हैं कि हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है या गैशियस में भी करना है, तो हम जब उसको पहले बॉईल करेंगे तो सबसे पहले वो आइस मेल्ट होगी, आइस से पहले लिक्विड आएगा। लिक्विड के बाद क्या होता है कि जब ज़्यादा उसको टेम्परेचर दो देन वो क्या बनती है, गैशियस स्टेट में वाटर वेपर्स बनते हैं। बट इस केस में क्या होता है सब्लिमेशन में कि लिक्विड वाली स्टेट ही नहीं आती, जो सॉलिड है डायरेक्टली उससे कौन सी स्टेट आ जाती है, गैशियस स्टेट। और या फिर जो गैशियस स्टेट है डायरेक्टली उससे सॉलिड स्टेट आ जाती है विदाउट अंडरगोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब फॉर एग्जांपल जैसे अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, आयोडीन है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, तो या फिर नेफ्थलीन बॉल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने घर पे देखा ही होगा कि जो कपड़े होते हैं, जैसे सर्दियों के कपड़े रखे हैं या वॉशरूम्स में भी क्या होता है कि वाइट कलर की जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है वो रखते हैं, या जो टॉयलेट फ्रेशनर्स होते हैं। अब ये आप देखोगे कि अगर आपने घर पे अगर वो लगाया भी है ना तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, उसके बाद डायरेक्टली आप उसको लिक्विड स्टेट तो आपको देखने को नहीं मिलती, तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है इनटू गैशियस स्टेट। सो देयर आर टू टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज sublime. What is sublime now? A gaseous form directly formed from a solid on heating. अब सॉलिड से डायरेक्टली जो आ रही है गैशियस स्टेट में, जो सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस में कन्वर्ट हो रहा है ऑन हीटिंग, उसे हम बोलते हैं सब्लाइम। और सब्लिमेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम गैशियस स्टेट है। अगर गैशियस से सॉलिड स्टेट आ रही है जिस भी सब्सटेंस की, उसे हम बोलते हैं कि जो सब्सटेंस है वो सब्लिमेट हो गया। और अगर वो मीन सॉलिड से गैशियस में जा रहा है देन इट इज सब्लाइम। सो देन जो सब्लिमेट होता है, इसके लिए हमें कूल करना पड़ता है। ऐसे ही होता है ना, गैस है तो गैस को अगर आप सॉलिड में करोगे तो इसके लिए आपको इसको कूल भी करना पड़ेगा और इसके ऊपर प्रेशर भी लगाना पड़ेगा। ये अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे कैसे ये कन्वर्ट होगा। बट हेयर यू नीड टू रिमेंबर कि सब्लाइम में सॉलिड से गैस जा रहा है और सब्लिमेट में गैस से सॉलिड आ रहा है। सो नाउ वी हैव